विविध भारती। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे लेखक को जिन्होंने स्वस्थ मनोरंजन वाली सार्थक सिनेमा लिखा, जिनकी फिल्में आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, जिनकी हालिया फिल्म अभी खूब चर्चित हुई और सराही गई। वो फिल्म है कटहल और वो लेखक हैं अशोक मिश्र। फिल्म कटहल का निर्देशन किया अशोक जी के सुपुत्र यशोवर्धन मिश्र ने। उनकी फिल्म नसीम और समर के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक मिश्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गाँव में, गलियों में, शहरों में, कस्बों में विविध भारती के लाखों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ और आप लोगों से कुछ बात कर सकूँगा। सबसे पहले तो कटहल फिल्म के लिए आप बधाई लीजिए, क्योंकि बड़ी चर्चित हुई और खूब सराही गई, लोगों ने देखा। और मुझे पता है कि आपके पास संदेशों की बाढ़ सी आई थी, सोशल मीडिया भरा पड़ा था जब फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो बताइए हमें कि इस फिल्म की प्रेरणा या आइडिया कहाँ से आया लिखने के लिए? ये आइडिया यशोवर्धन का है। वो उन्होंने कहीं न्यूज़ में ये पढ़ा था कि एक दो कटहल चोरी चले जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए सारी पुलिस लगा दी जाती है जी। तो उसने ये घटना का जिक्र मुझसे किया कि इस पे एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, व्यंग फिल्म। और हम लोगों ने फिर उसकी स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू किया जी। और उस कहानी को गुनीत मोंगा और अचिन जैन ने पसंद किया। जी जी। फिर एकता कपूर जी को सुनाया गया, उनको भी बड़ी पसंद आई और नेटफ्लिक्स ने इसको कहा कि हम बनाएंगे। इस तरह से इस फिल्म का जन्म हुआ। और जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म काफ़ी सराही गई और हम लोग, मैं भी और यशोवर्धन भी, हम लोग वायलेंस की फिल्म बनाना नहीं चाहते कभी भी जी। हम चाहते हैं कि ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें सौहार्द का वातावरण पैदा हो, प्रेम हो, हास्य हो, व्यंग हो, मनोरंजन हो। तो इसी कटहल में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और एक और चीज़, सिनेमा हमारा, पहले तो सिनेमा में बहुत होता था कि हर सिनेमा कुछ ना कुछ संदेश दे के जाता था जी। लेकिन अब सिनेमा में संदेश नहीं रहे, सिर्फ एक व्यावसायिकता चल रही मेन स्ट्रीम सिनेमा में, छाई हुई है व्यावसायिकता, जिसकी वजह से कला दबती जा रही है। कोई कहानी याद नहीं रह जाती हमको फिल्मों की। तो इस माने में कटहल एक अच्छी फिल्म साबित हुई कि उसकी कहानी लोगों को बड़ी पसंद आई। उसमें हमने एक स्त्री को प्रोटैगनिस्ट बनाया, पुलिस कॉप, और पुलिस के जैसे लोग होते हैं वैसी वो नहीं है, वो अलग तरह की पुलिस वाली है। सानिया मल्होत्रा जी। सानिया मल्होत्रा। और फिर उसमें विजय राज का बड़ा अच्छा अभिनय है, राजपाल यादव हैं, रघुवीर यादव हैं, ब्रिजेन काला हैं, सब मजे हुए कलाकार। और उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। और राम संपत का म्यूज़िक है इसमें, जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े। और मैंने कुछ गाने लिखे हैं 2-3। तो इस तरह से कटहल का, और इसको काफ़ी अवार्ड मिले देश में विदेश में। इवन पुलिस वालों को ये फिल्म बहुत पसंद आई जी। और कई पुलिस वालों ने इस पे लेख लिखे। और एक पुलिस वाली जो हैं, उन्होंने एसपी हैं वो, उन्होंने इसका शो करवाया पुलिस वालों के लिए पुलिस कॉलोनी में।
कई पत्रकारों ने लिखा, कई एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस पे आर्टिकल लिखा। तो हमको लगा कि सही दिशा में फिल्म बनी और सही संदेश गया। जी बिल्कुल, छोटे छोटे मोमेंट, छोटी छोटी बातें उसमें ग्रैस्प करने लायक, संग्रहणीय है। जैसे आपने पुलिस ऑफिसर का जिक्र किया, तो सानिया मल्होत्रा ने मेन रोल निभाया है। वहाँ पर एक जो साथ में पुलिस इंस्पेक्टर होती है, जी तो जी, उनका भी बड़ा प्यारा नेहा किरदार शराफ, है। नेहा शराफ, जी, वो तो भी एनएसडी की पास आउट है। घर में भी वो मतलब हाँ, एक घरेलू स्त्री की तरह अपना जी जी जीवन जी चला रही हैं, जी जी रही जी हैं, और ऑफिस में ऑफिस की तरह। जी तो ये बड़ा दुरूह कैरेक्टर आपने बुना था। जी तो जी ये जी जी। कैरेक्टर बुनने के लिए आपको कहा गया था, या आपकी अपनी कलम की ये ताकत हम लोगों की सोच है थी? जी कि हम लोग औरत को देखें कि औरत की क्या समस्याएं हैं, नारी की हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसके लिए हमने लिखने से पहले रिसर्च किया था। जी जी तो हम मध्य प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ एक इंस्पेक्टर थी, यंग लड़की, जी सान्या मल्होत्रा जैसी। तो उसने कुछ बातें बताई हमको कि एक बड़ा खूंखार क्रिमिनल था, जिसको पकड़ने के लिए मैंने उससे प्रेम का नाटक किया। जी जी मैंने उससे प्रेम का नाटक किया और उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाया और फिर पकड़ लिया हम लोगों ने। अच्छा। हमने इस घटना से फिल्म शुरू किया। एक पुलिस स्टेशन के सामने एक कांस्टेबल उदास सा खड़ा हुआ था। हमने पूछा क्या बात हो गई, अधेड़ था वो। उसने कहा मेरी नई मोटरसाइकिल पुलिस थाने के सामने से गायब हो गई, चोरी हो गई, और मेरी ही रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। हमने इसको जोड़ा। जी तो हमने बहुत सारी सच्ची घटनाएं जोड़ी इसमें। जैसे वो इंस्पेक्टर थी, उसका जो एक कांस्टेबल उससे रजिस्टर में दस्तखत कराने आया और जाने लगा, तो उसने उसको रोका जी और कहा कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। जी जी वो कांस्टेबल था और ये इंस्पेक्टर थी। तो हमने इसको भी जोड़ा फिल्म में। जी बिल्कुल। तो जो सच्ची घटनाएं होती हैं, रिसर्च के बिना हम लोग काम नहीं करते, जी बिल्कुल। हवाई काम नहीं करते हम, काल्पनिक दुनिया नहीं रचते, सच्ची दुनिया रचते हैं। तो इस वजह से ये फिल्म लोगों को टच करती है। और वो जो हमने कहीं देखा है, जिया है, वो हमारे दिल को ज़्यादा छूती हैं, जी मुझे जी ऐसा जी लगता है। जी तो जी ये हम सबके दिल के करीब फिल्म हो गई। जी जी बताइए हमें कि ऐसी जो व्यावसायिक फिल्में बन रही हैं, कमर्शियल सिनेमा, जहाँ पर हिंसा है, मार धाड़ है, फाइटिंग है, तो इसमें ये बड़ी प्यारी सी मासूम सी फिल्म बनाने के लिए, लिखने के लिए खतरे नहीं महसूस हुए आपको? नहीं, कोई खतरा नहीं। अगर आप अच्छा, हमको यकीन है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसको अप्रिशिएट करती है दुनिया। जी अच्छा काम ही हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। हमने तो कभी बेकार की फिल्म नहीं लिखी। जी बिल्कुल। मैंने हमेशा सेलेक्टिव रहा मैं फिल्म को लेके। मैं श्याम बेनेगल के साथ लिखता रहा, फिर मैं और सईद मिर्ज़ा के साथ लिखता रहा। जी तो मैंने कहा कि खराब काम एक तो हमसे करते ही नहीं बनता। बिल्कुल। अच्छा काम करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, जी हाँ, बुरा काम करते हमसे बनता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जो फिल्में आपने लिखी हैं वो समाज पर, कहीं व्यवस्था पर, कहीं व्यवस्था पर करारा चोट किया है, तो कहीं मैसेज दिया है, संदेश दिया है समाज, जी एक अच्छा समाज रचने के लिए। तो ये सारी बातें हम आपसे जानेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी है देश में। जी कई शहर डूब रहे हैं, कई लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। मुंबई में भी पानी खूब गिर रहा है इन दिनों। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा, इससे ठीक 2 महीने पहले पानी के लिए तरस रहे थे देश। जी, सूखा पड़ा हुआ था, अभी भी दिल्ली में बहुत सारी पानी नहीं जगहों था, पर। बेंगलोर में तो परेशानी खड़ी हो गई थी, पानी ही नहीं था। और 2 महीने बाद इतना पानी हो गया है। तो मैंने पानी का जो संकट है, पानी क्या चीज़ है, इस पे मैंने एक गीत लिखा है जो विल्डन अब्बा का टाइटल सॉन्ग है। मुझे लगता है पानी पे वो एक अच्छा गीत है। और रहीम के दोहे से मैंने उसको इंस्पायर होके लिखा है। जी हाँ, शांतनु मोइत्रा ने उसका म्यूज़िक किया है। तो आप उस गाने को सुनिए और पानी की महत्ता है उसमें। जी जी। तो वेल्डन अब्बा फिल्म का ये गाना हम पानी सुनते को हैं। तरसते उसका नाम है। जी पानी को तरसते, पानी को सिसकते,
पानी को लूटते चेहरे। जी, तो सुनते हैं ये गाना। जी तो ये था गाना फिल्म वेल डन अब्बा का। जी। और पानी की बात की, बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और एक संदेशप्रद फिल्म थी वेल डन अब्बा, जिसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला था। हमारी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था जी। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समस्या पर कोई फिल्म करके एक अवार्ड होता है जो उनका, जी हाँ। फिल्म ऑन सोशल इशू, तो उसके लिए उसको नेशनल अवार्ड मिला था। जी हाँ। श्याम बेनेगल ने उसको डायरेक्ट किया था। जी हाँ। और वो फिल्म हैदराबादी में थी, दक्खनी में, क्योंकि मैं बोलियों पे बहुत काम करता हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी में वो ताकत नहीं है जो इसकी बोलियों में है, और इसीलिए मैंने इसमें हैदराबाद की कहानी थी उसके पास के एक गांव की, तो उसमें मैंने हैदराबादी इस्तेमाल किया। और वो ह्यूमर के लिए और व्यंग के लिए हैदराबाद की जो ज़ुबान है वो काफ़ी कमाल की लगती है मुझे। जी जी। या हरियाणा की ज़ुबान, हरियाणवी, तो इसलिए वो फिल्म काफ़ी पसंद आई। और वो एक व्यंग है कि कुआं गायब हो जाता है, जी हाँ। कागज़ों में कुआं है मगर सच्चाई में नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं हमारे देश में, और इसलिए वो फिल्म काफ़ी पसंद आई लोगों को। बमन ईरानी का डबल रोल है उसमें। पहली बार श्याम बेनेगल ने कोई फिल्म बनाई है डबल रोल को लेके, जी। जुड़वा भाइयों की कहानी। मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर, जब शेक्सपियर बना सकता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो हमको भी बनाएं क्या जुड़वा भाइयों की, इसका जुड़वा भाई कर दें क्या? तो बोले हाँ हाँ ज़रूर करिए। वो बड़े ओपन माइंडेड डायरेक्टर हैं देश के। तो श्याम बेनेगल के साथ आपने काम किया। श्याम बेनेगल बड़े ही ऐसे सिनेमा बनाते हैं जो समाज के लिए रची बसी होती है, जो बातें, तो उनका एक खास तरह के स्टाइल है श्याम बेनेगल की। श्याम बेनेगल के साथ आप कैसे जुड़े और कैसे उनकी सिमिट्री आपकी कैसे बनी उनके साथ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने 82 में पास किया, फिर वहाँ मैं रंगमंच करता रहा, और रंगमंच करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अब बम्बई चलना चाहिए। जी। दिल्ली अब मेरे लिए छोटा है, तो मैं बम्बई आ गया। और मैंने कहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि मुझे सिनेमा का कोई ज्ञान नहीं था, लिखने विखने का। लिखता था, मैं नाटक लिखता था, मेरी एक किताब भी छप चुकी थी। तो श्याम बेनेगल की फिल्में मैं देखा करता था, मुझे बड़ी पसंद थी, निशांत, अंकुर, मंथन, जुनून। तो मैंने कहा ये इनसे मिलना चाहिए, इनसे अपनी ट्यूनिंग जमेगी। मैं मिलने गया तो वो एक भारत एक खोज सीरियल बना रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एक सीरियल बना रहे हैं, उसकी राइटर्स टीम में आप शामिल हो जाइए, तो और हिंदी डायलॉग लिखने के लिए हमको ज़रूरत है। तो मैं उनके साथ शामिल हुआ इस तरह से, और मेरे लिए वो एक बड़ा सौभाग्य था कि मेरा पहला ही काम मुझे काफ़ी बड़ा मिला, और बड़े डायरेक्टर के साथ मिला, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, एक्टर्स के साथ काम करने का मौका। मेरे लिखे पे एक्टर्स ने काम किया, ओम पुरी, इन सब से मेरी दोस्ती हुई, पहचान हुई, नसीर भाई, तमाम एक्टर थे उसमें। जी। तो नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ जो कि जब एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि एक्टिंग नहीं बल्कि ये सामने संवाद बोल रहे हैं, तो इनके साथ काम किया, तो इनके साथ का कोई ख़ास अनुभव, कोई यादगार बात हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? मैं ओम पुरी साहब के बारे में, मैं उनके ज़्यादा नज़दीक रहा ओम पुरी साहब के, तो वो भारत एक खोज से ही शुरुआत हुई उनसे मिलने की। जी हाँ। कि जब उनको मालूम पड़ा कि मैं इसके डायलॉग लिख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ज़रा मेरा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देखिए, मैं पढ़ूंगा डायलॉग, आप ज़रा चेक करिए, क्योंकि वो हरियाणा के थे, तो उनमें टच था एक हरियाणवी का, तो बहुत कॉन्शियस रहते थे इस बारे को लेके, और बड़े मेहनती कलाकार थे, बहुत मेहनत करते थे वो काम पे अपने। तो उनके साथ फिर मेरा अच्छा संबंध जुड़ता गया। फिर मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, तो मैं उनको प्रोड्यूसर के साथ अपने गया और मैं कहा ओम भाई आपको काम करना है इसमें जी। और मैंने उनको उनका रोल सुनाया, उन्होंने कहा मैं करूँगा। और फिर उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछा कि भाई पैसे हैं कि नहीं आपके पास, क्योंकि फिल्म में पैसा लगाना बहुत ही कई बार नुकसान हो जाता है, तो अगर नुकसान हो जाएगा तो आपको तकलीफ़ तो नहीं होगी।
मतलब कितना कंसर्न था उनका लोगों के लिए। तो ये मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता था कि वो अच्छा रिस्पेक्ट देते थे। जी, तो बात ओमपुरी जी की चली है जी और आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कोई आपकी पसंद का गाना हो जाए। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? जी जी जी। मैं चाहूँगा कि एक और पानी पे एक और गीत सुना जाए, क्योंकि बारिशों का मौसम है। जी तो एक इजाज़त फिल्म का गाना है, बारिशों के पानी से, छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से भर गई वादी। जी, तो सुनते हैं यही गाना। जी गुलजार जी, साहब ने लिखा है इस गुलजार गाने को, साहब ने लिखा है ये। तो ये गाना सुनते जी हैं। जी जी जी। अशोक जी, बहुत सारी बातों का खजाना है आपके पास। बातों से लग रहा है कि बहुत सारा खजाना है। वेल डन अब्बा फिल्म की बात चली थी, जी तो जी वहाँ एक बार आपको फिर ले चलते जी हैं। जी जी वेल डन अब्बा हमने सुना है कि किसी खास कहानी पर आधारित थी, और इस जब फिल्म बनी तो इस पर किसी ने आपसे कुछ गुफ्तगू की थी कि जी 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 आपने ये, जी तो जी वो जी। क्या वाकया था, वो बताना चाहेंगे? ये ऐसा था कि एक स्क्रीन प्ले एक राइटर ने लिखा था और उन्होंने श्याम बेनेगल को दिया वो। जी हाँ। तो श्याम बाबू ने उसको पढ़ा हम्म। तो उनको अच्छा नहीं लगा वो। जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तुम इस कहानी को लिखोगे क्या, जिसमें एक कुआं चोरी चला जाता है, ये बेसिक आइडिया है, तुम इसको डेवलप कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा ठीक है, मैं डेवलप करने लग गया। तो एक उर्दू की प्रख्यात लेखिका हैं, हैदराबाद में रहती हैं, जलीना बानो। जी हाँ। तो उनका फ़ोन आया श्याम बाबू का कि मैंने ये कहानी लिखी है, हम्म। और मेरी कहानी नरसिम्हा की बावड़ी, हम्म। जिसमें बावड़ी चोरी चली जाती है। हम्म। तो श्याम बाबू ने मुझसे कहा, तो हमने वो कहानी पढ़ी। फिर एक और बड़े हिंदी के राइटर हैं जिन्होंने ये कहा कि मैंने एक कहानी लिखी है, संजीव, जी। बड़े राइटर हैं। तो उन्होंने कहा ये कहानी मैंने लिखी है, मेरी ये कहानी कुछ कठुआ का पुल ऐसा कुछ नाम है उसमें, जी हाँ, एग्जैक्ट नाम जिसमें नहीं मालूम। कुआं गायब हो जाता है, हाँ, वो जिसमें पुल गायब हो जाता पुल है। गायब हो जाता है। जी। तो उन्होंने कहा ये मेरी कहानी है। तो मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें इस तीनों कहानियों का कुछ भी, एक डायलॉग भी नहीं, एक शब्द भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं, जी। लेकिन बेसिक आइडिया वही हम्म। है ना। तो एक बार संजीव मुझे मिले एक लिटरेचर फेस्टिवल में, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने मेरी कहानी ले ली और उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, जैसा मैंने लिखा था वैसा नहीं था। तो मैंने कहा सर, आपकी कहानी, जिलानी बानो की कहानी, ये कहानियाँ जो हैं, ये आप इस कहानी पे कैसे दावा कर सकते हैं कि क्योंकि इसका ओरिजिन हुआ है तेनालीराम से, जी जिसमें एक तालाब चोरी चला जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो बेसिक आइडिया वो है, पर फिल्म से आप कहीं भी कुछ भी आपको नहीं लगता। और हमने आपको क्रेडिट दिया, श्याम बेनेगल बहुत प्रोफेशनल है, जी हाँ। उन्होंने कहा ये तीनों राइटर को क्रेडिट दो क्या बात है। कहानी का, जी, और इनको पेमेंट कराया सबको। गजब, बड़ी बात है ये, बहुत पटकथा और संवाद मेरे हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आगे बढ़ने से पहले, तो पीपली लाइव फिल्म का ये गाना था, और रघुवीर यादव का भी आपने जिक्र किया गाने से पहले, तो उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं? बड़े ही सुना है कि बड़े मजे हुए कलाकार तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी है, बहुत हमारी भी अच्छे मुलाकात इंसान है, थी और उनसे। हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं उनके साथ। और दिलचस्प इंसान है, एक कलाकार को कैसा होना चाहिए इसके अच्छे उदाहरण हैं वो। उनकी कोई दिलचस्प घटना बताइए हमें। उनकी दिलचस्प घटना ये है कि वो कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा। बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे बढ़ई हैं, बहुत अच्छे दर्जी हैं, बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। क्या बात है। तो कुकिंग जो करते हैं, तो हम लोग को खाने पे बुलाते थे वो, तो वो एक राम रोट बनाते थे, अच्छा। एक बहुत बड़ी रोटी ओ। और काफ़ी मोटी रोटी, करीब 1.5 इंच मोटी रोटी, और उसको उसके अंदर घी वी काफ़ी डाल के उसको, और एक ही रोटी को सब लोग खाते थे बैठ के, उसी रोटी में तोड़ तोड़ के टुकड़े जी करके। जी, टुकड़े करके। बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में और इधर उधर करके साधु संतों के साथ भी देखा मैंने, उनके साथ रह के, तो उन लोग ऐसी रोटी बना के खाते थे, तो मुझे उनकी रोटी बड़ी पसंद आती है।
जी जी। तो चलिए फिर रघुवीर यादव के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? रघुवीर यादव जी का ये महंगाई डायन खाई जात है, जी उनका जी। गाया हुआ गाना है हम्म। और बहुत अच्छा उन्होंने गाया है इस गीत को। जी। और भी फिल्मों में गाया है उन्होंने। दिल्ली 6 में गाया था रामलीला का एक गाना, वो भी बड़ा अच्छा है। तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं जी उनका। बिल्कुल। हमने सुना है कि रघुवीर यादव जी बड़े दाल के बड़े शौकीन हैं। जी मतलब वो रोटी और दाल खाना बहुत पसंद करते जी हैं। जी जी। तो रोटी दाल उनको बहुत पसंद है। और वो बताते हैं कि उनके घर में पान बेचने की दुकान थी, जी जी वहाँ से शुरू किया उन्होंने। जी। फिर किसी तरह हाई स्कूल वगैरह पास किया, फिर निकल गए घर से, फिर नौटंकी में चले गए और नौटंकी में काम करते रहे। फिर वहाँ से एनएसडी में चले गए, अलकाजी के शिष्य बन गए वो। जी तो उनकी ज़िंदगी बहुत संघर्ष की रही है, इसलिए दाल रोटी उनको बड़ी पसंद है। जी जी। उनका एक मस्त मौला जीवन रहा है। और जी ये जब संघर्ष की बात आती है तो सभी का बचपन संघर्ष में रहा है। जी जी और जी काफ़ी कुछ आपने भी बताया है, जिक्र किया है कि आपका बचपन भी ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा है। जी जी छत्तीसगढ़ आपकी जन्मस्थली है जहाँ तक जी मुझे जी मालूम है। जी तो जी छत्तीसगढ़ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने, फिर उसके बाद मुंबई चले आए। जी तो वो जी। जो पढ़ाई के दिन थे, हम चाहते हैं उन पढ़ाई के दिनों का जिक्र कीजिए, पढ़ाई के दिनों के बारे में पढ़ाई बताइए। के दिनों में मैं बहुत ही ख़राब स्टूडेंट रहा हमेशा। मैं पिछली बेंच पे भी बैठता था वो। अच्छा। और मैं बहुत कम कॉलेज या स्कूल जाता था। और जिस दिन मैं जाता था उस दिन टीचर बड़े खुश होते थे कि अशोक आया है, क्या बात है। यानी कुछ मज़ा होगा आज। जी तो बहुत ही बुरे दिन थे वो। जी। और मैंने बीएससी कर रहा था मैं, तो मैंने काफ़ी मेहनत की, मगर नकल करते पकड़ा गया। ओह। अपने आखिरी पेपर में आखिरी सवाल जब मैं हल कर रहा था जी। तो मुझे वो सवाल नहीं बन रहा था, बाकी मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, मतलब मैं फर्स्ट आता, जी। एक सवाल नहीं बन रहा था। तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद कर दी और टीचर ने मुझे पकड़ लिया। जी। तो मुझे कॉलेज वो मेरा वो कर दिया गया, रेस्टिकेशन हाँ रेस्टिकेशन हो गया। तो मैं बड़ा ग्लानि में चला गया, बहुत दुख में डूब गया मैं, क्योंकि उन दिनों इस तरह की चीज़ें बड़ा सामाजिक अपराध मानी जाती थी। बिल्कुल। लोग उसको समझते नहीं थे कि सच्चाई क्या है, बात क्या है। खैर, तो फिर मैं रायपुर चला, ये सतना की बात है, सतना मध्य प्रदेश, जहाँ हमारा घर है। तो वहाँ मेरे बड़े भाई साहब रायपुर में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, रायपुर बड़ी जगह है, जी तो यहाँ काम करो। तो मैं रायपुर आ गया और रायपुर में मैं हबीब तनवीर साहब के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, जी जी जी। जो रंगमंच के महान निर्देशक थे। तो मैं पढ़ाई करता रहा और साथ साथ रंगमंच करता रहा। जी। और रंगमंच ज़्यादा करता था, पढ़ाई कम करता था। रंगमंच ही मेरी पढ़ाई थी। तो हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के दिन आए तो किताब खरीद के लाए कि क्या पढ़ना है। मगर किसी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो हमने फिर ड्रामा शुरू कर दिया। जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबको पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, बिल्कुल। ये ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, इसके साथ आप ज़िंदगी के भी फलसफे देखिए, सीखिए ज़िंदगी से। रंगमंच बहुत कुछ सिखाता है। जी। कई कलाकार हैं जो दुनिया भर में विख्यात हैं, वो स्कूल कॉलेज गए ही नहीं, जैसे हबीब तनवीर के कलाकार। किसी को पद्मश्री मिला, किसी को तीजन बाई, जी। महान गायिका पंडवानी की। अपने मुंबई में जी। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, पर जी, बड़े बड़े पुराने लोग हैं। गायक गायिकाओं का तो इतिहास रहा है कि उन्होंने हाँ। पढ़ाई नहीं की, जी जी लेकिन संगीत की बड़ी तालीम ली जी जी उन्होंने, जी तो जी जी। उसमें तो खैर अभी अभी आप। मैं गणेश आचार्य जी से बात कर रहा था, जी। जो संगीत कोरियोग्राफर हैं बहुत बड़े। तो बात करता रहा, फिर मैंने उससे पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो उन्होंने कहा कि मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और पिताजी का देहांत हो गया, जी। तो मैंने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की। ओ। पर आज कितना बड़ा नाम है। जी जी।
तो मतलब कहने का आशय ये है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपने भीतर की प्रतिभा को खोज लेना भी ज़रूरी जी होता जी है। जी जी जी। आपने हबीब तनवीर का जिक्र किया, हबीब तनवीर के साथ आप नाटक के साथ जुड़े, मंच किया, तो कोई ऐसी घटना बताइए हमारे श्रोताओं को कि जब उन्होंने आपको नाटक लिखने के लिए दिया, या कुछ नाटक का मंच पर जाने का अनुभव। देखिए, उनसे मेरी जो पहली मुलाकात हुई तो वो एक वर्कशॉप कर रहे थे रायपुर में। जी हाँ। तो उसमें हम कॉलेज के लड़के लड़कियां पार्टिसिपेट करने गए थे, और वो अपने कलाकारों को लेके आए थे उस वर्कशॉप में, अपने ग्रामीण कलाकारों को, लोक कलाकारों को, और उनसे अपने एक नाटक की रिहर्सल करवा रहे थे। जी। और हम लोग से बोल रहे थे कि बैठ के देखो। अब एक दिन देखा हमने, 2 दिन देखा, तीसरा दिन देखा, हमसे कुछ करा ही नहीं रहे थे जिनके लिए वर्कशॉप थी। तो मैंने, मेरे दोस्त यारों ने कहा, यार मिश्रा बात करना तू इनसे कि हमसे कब कराएंगे, क्योंकि 7 दिन 8 दिन की वर्कशॉप थी वो, और एक प्ले तैयार करके हमको स्टेज में करना था उनके साथ जी। पर वो करा ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर आप हम लोग से तो कुछ कराइए, आप ये लोक कलाकारों को अपने दिखा रहे हैं हमको, तो इससे हमको क्या, हमको कोई आधुनिक नाटक कराइए ना, मोहन राकेश का या आधे अधूरे या कुछ कराइए। तो वो बहुत नाराज़ हो गए, उनको गुस्सा बहुत आता था। उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते रंगमंच के बारे में, गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट कम अगेन। गुस्से में लाल पीले हो जाते थे। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैं सबके सामने, मुझे डांट पड़ गई। तो मैं बाहर जाके उदास सा एक पेड़ के नीचे बैठ गया जी। फिर ब्रेक हुआ, टी ब्रेक हुआ, तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया तो उन्होंने कहा, देखो तुम रंगमंच के बारे में नहीं जानते कुछ, ये जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये जो कलाकार जो काम कर रहे हैं ना, ये दुनिया के बहुत बड़े अभिनेता हैं, सिर्फ भारत के नहीं। इनको देख के तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, इतना मैं तुमको नहीं सिखा सकता जी जी। जितना लालू राम, फीदाबाई, मालाबाई, इनको देख के तुम सीखोगे। और तुम मेरे बगल में बैठा करो, मैं तुमको सिखाऊंगा डायरेक्शन के बारे में। तो मैं उनके बगल में बैठने लगा, और फिर हमारी बड़ी अच्छी संबंध बन गए, ट्यूनिंग अच्छी हो गई। फिर मैं उनकी बहुत मदद करता था, वो आते थे, फिर वो और उनका पूरा ग्रुप मुझे बहुत चाहता है आज भी। अशोक जी, ये बाजीराव मस्तानी फिल्म का गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया, और गाने से पहले जिक्र हो रहा था सईद मिर्ज़ा का और अजीज़ मिर्ज़ा का। जी तो जी जी उनके भाई सईद मिर्ज़ा हैं, जी जी उनके साथ आपने नसीम लिखी। जी 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 जी। नसीम लिखने का क्या अनुभव रहा? उससे जुड़ी कोई बात? मेरे लिए नसीम वरदान था। राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला राष्ट्रीय इसके लिए? पुरस्कार मिला। दूसरा कि वो फिल्म काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्म है मेरे करियर की, क्योंकि उसमें कैफ़ी आज़मी साहब ने रोल किया है, जी जी, अभिनय किया है। और जब मैंने लिख के उनको सुनाने गया स्क्रिप्ट, सईद साहब ने कहा कि कैफ़ी आज़मी साहब को मैं कास्ट कर रहा हूँ जी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पर उनको लकवा मारा हुआ था कैफ़ी साहब को उस समय, वो चलने फिरने में असमर्थ थे। तो उनके घर में गया, पृथ्वी कुटीर, जानकी कुटीर, पृथ्वी थिएटर के सामने जो है, वहाँ मैं सुनाने गया उनको। तो उन्होंने सुना और कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मैंने कहा कि सर, अच्छा, मैं जाने से पहले बहुत डर रहा था, क्योंकि मैंने उसमें उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल की थी, और मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है जितनी हिंदी। जी। क्योंकि मैं उर्दू में एक जो लय होती है, रिदम होती है जी, तो हिंदी भाषी होने की वजह से उर्दू की एक जो लय होती है वो मेरे में नहीं थी। तो मैं बड़ा डरा हुआ था कि शब्दों का कहीं गलत इस्तेमाल ना कर दूं, मैं गुस्सा ना हो जाएं, क्योंकि वो तो शब्दों के और शायरी के बादशाह हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पूरा सुना, उसके बाद कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा, सर कैसा लगा आपको? तो उन्होंने कहा, देखिए अशोक जी, मैं किसी चीज़ पे तात्कालिक कोई रिएक्शन नहीं देता। जी जी। मुझे वो कहानी मेरे दिल दिमाग में बसने दीजिए, तब मैं कुछ बोल पाऊँगा। अब मैं चला आया, मुझे पक्का लगा कि इनको पसंद नहीं आया है और ये ना कर देंगे। और ये ना कर देंगे।
तो सईद ने पूछा कि क्या बोला उन्होंने। मैं कहा भाई ऐसा ऐसा बोला उन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता सईद भाई कि उनको पसंद आया। फिर 2 दिन बाद सईद का फ़ोन आया कि उनको बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट। क्या बात है। जी जी। उसके पहले हमने जावेद अख्तर साहब को स्क्रिप्ट सुनाई थी, जावेद साहब और शबाना आजमी जी को, उन्होंने भी बड़े अच्छे रिएक्शन दिए थे। और नसीम एक ऐसी फिल्म है जो मुस्लिम समाज के तनावों को दिखाती है, बताती है जी। और एक लड़की की कहानी है और उसके दादाजी की जो फ्रीडम फाइटर थे। तो दोनों के रिश्तों की बड़ी खूबसूरत कहानी है। उसमें कुलभूषण खरबंदा, सुरेखा सीकरी, के मेनन जी। आशुतोष गवारिकर, मकरंद देश पांडे, इन सब ने काम किया उसमें। सुरेखा सीकरी जी हैं। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई घटना हमें बताइए। इसकी शूटिंग से जुड़ी घटना जो याद आती है मेरे को कि कैफी साहब को पैरालाइज थे वो, तो उनको बड़ी मुश्किल से शूटिंग स्थल में लाया जाता था। वर्सोवा में शूटिंग हो रही थी, फर्स्ट फ्लोर में एक बंगला जैसा है वहाँ। जी हाँ। तो वहाँ उनको मैंने देखा कि कुर्सी के साथ ऊपर ले जाया जाता था। जी जी। फिर उनको एक बिस्तर में लिटा दिया जाता था और लेटे लेटे पूरा वो रोल करते थे। तो मेरे लिए ये एक बड़ा उदाहरण है ये कि एक आदमी कैसे कब तक काम करता है, कैसी क्या लगन होती काम की। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता बड़ी पसंद है, बड़ी कविता जी। कि जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वो ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ा वो आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वो रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। क्या बात है। तो कैफी आजमी साहब मेरे लिए मिसाल हैं एक कि देखो कैसे वो आदमी काम कर रहा है। या श्याम बेनेगल, अभी उनके किडनी में पैरालिसिस, वो डायलिसिस चलता रहता है उनका 3 दिन, और 3 दिन वो ऑफिस आते हैं काम करने। जी जी। 89 की एज हो गई है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं इन लोग। तो नसीम इस मामले में मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म थी। जी। तो जब उनका इंतकाल हो गया, कहानी में भी उनका इंतकाल होता है नसीम में एंड में, और जब सचमुच में उनका इंतकाल हो गया तो उनके जनाजे को कंधा देने वालों में मैं भी था। क्या बात है। मैं कहा उसमें तो मुझे जाना ही जाना है। जी जी। तो ये एक फिल्म बड़ी आपके लिए ख़ास रही और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया। जी जी जी। तो यहाँ पर एक गाना ज़रूरी लग रहा है, एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। सुनते हैं यही गाना। जी जी जी। अब गाना हमने सुनवाया श्रोताओं को वेलकम टू सज्जनपुर का, तो बात भी इसी फिल्म की करते हैं। जी जी जी। ये आपके फिल्मी करियर की बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है और लोगों ने खूब सराहा इस फिल्म को भी। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी विशेष बात आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे? एक तो इसमें कि कलाकार बड़े मजे हुए थे, श्रेयस तलपदे, तो इन सब के लिए कुछ विशेष तौर पे आपको लिखना पड़ा, कोई मुश्किल? देखिए श्याम बेनेगल साहब ने, जिनको हम लोग प्यार से श्याम बाबू बोलते हैं, उन्होंने मुझे एक आइडिया सुनाया जिसका 1 पेज उन्होंने लिखा हुआ था, 1 सवा पेज, वो अभी भी है मेरे पास उनकी राइटिंग में, कि जिसमें एक लेटर राइटर है जो चिट्ठियाँ लिखता है लोगों की। ये उन्होंने देखा था कि वीटी स्टेशन के पास पोस्ट ऑफिस में उन्होंने देखा था कि वहाँ लेटर राइटर बैठ के लोगों के लिए लिखते हैं, मनी ऑर्डर फॉर्म भरते हैं, ये सब करते हैं जो। तो उन्होंने कहा इस पे मैं सोचता हूँ कि कोई फिल्म बनाओ, तुम डेवलप करो ना इस आइडिया को। तो मैंने कहा सर आइडिया बड़ा अच्छा है, इसको डेवलप करता हूँ मैं। तो बोले कि फिर करिए। तो मैं कहा मैं रिसर्च के लिए जाऊँगा, बिना रिसर्च के लिए के मैं कोई फिल्म नहीं लिखता। जी बिल्कुल। तो वो समझदार इंसान है, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, कहाँ जाएंगे? तो मैं कहा सर मैं सतना मध्य प्रदेश जाना चाहता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो बोले जाइए। मैं गया और मैंने गांव में जा के इस कहानी से जुड़ी चीज़ें ढूंढने लगा। अच्छा। वेलकम टू सज्जनपुर से, कि एक लेटर राइटर लिखता है तो कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वहाँ। तो एक गांव पास में था सज्जनपुर, सतना रीवा के बीच में है वो। तो मैं वहाँ लकली सज्जनपुर पहुँच गया मैं। उसके पहले इसका नाम कुछ सज्जनपुर वगैरह था, कहानी नहीं बनी थी।
वहाँ पहुँच गया मैं। तो मैंने लोगों से बातचीत किया वहाँ, जी। तो मुझे करेक्टर मिले बहुत सारे। एक सूबेदार मिला जो राइफल साफ करते बैठा था, एक विधवा लड़की दिखाई दी जो पानी लेके जा रही थी, एक कंपाउंडर दिखाई दिया। और फिर मैं बात करने लग गया बुजुर्गों से, तो उन्होंने कहा कि सर इसका नाम पहले दुर्जनपुर था। अच्छा। तो सज्जनपुर कैसे पड़ा? बाद में नेहरू जी कभी इधर आए जी। और तो उन्होंने गांव के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गांव के लोग बड़े सज्जन हैं, इसका नाम दुर्जनपुर क्यों किसने है, रखा? इसका नाम इमीडिएटली सज्जनपुर कीजिए, कलेक्टर से बोला। तो सज्जनपुर नाम हो गया। जी जी। तो मैंने पूछा क्या फ़र्क पड़ा, तो कहे जब इसका नाम दुर्जनपुर था तो यहाँ बहुत सज्जन लोग थे। अच्छा। जब से सज्जनपुर नाम पड़ा है तब से दुर्जन ही दुर्जन है। इसी डायलॉग से मैंने फिल्म को शुरू किया है। आप देखेंगे फिल्म तो श्रेयस तलपड़े ये बोलता है कि हम एक लेटर राइटर हैं और यहाँ सज्जनपुर में रहते हैं, इसका नाम पहले ये था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, वेलकम टू। और मैंने उसको अपनी ज़ुबान में लिखा, बघेलखंडी में। जी बघेलखंड एक छोटा सा इलाका है, जी जी। विंध्य प्रदेश। तो मेरी पहचानी हुई वो थी। और श्रेयस तलफड़े ने, अमृता राव ने, बाकी कलाकारों ने, रवि झांकल ने, इन सब ने उसमें बहुत अच्छी बघेलखंडी बोली है। और रवि झांकल भी खुद थिएटर एक्टर रहे हैं। थिएटर एक्टर रहे हैं बहुत अच्छे। जी। यशपाल शर्मा उसमें थे। तो उन सब ने मिलके उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। जी। तो शूटिंग के दौरान भी आप की उपस्थिति रही होगी? जी तो जी। श्रेयस से जुड़ी हुई, जी अमृता जी राव जी से जुड़ी हुई कोई जी बात जी जी। कि कैसा उनका एक्टिंग का क्या तरीका था, जी उनसे जी जुड़ी हुई जी। कोई खास बात बताइए। एक तो मैं एक्टर्स को काफ़ी फ्रीडम देता हूँ कि मेरी राइटिंग में अगर आप वो कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक सीमा के अंदर। जी तो श्रेयस ने कुछ कुछ इम्प्रोवाइज़ किया जी। और अच्छा इम्प्रोवाइज़ किया जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर अमृता ने इम्प्रोवाइज़ किया, छोटे छोटे डायलॉग, छोटे छोटे ये। तो फिर बाकी कलाकारों ने भी किया। तो वो जो इम्प्रोवाइजेशन है उससे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन गई जी। ज़्यादा जीवंत हो गई वो। और ये मैंने हबीब साहब से सीखा था, उनके कलाकार इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते थे, तो इससे बड़ा अच्छा हुआ। फिर एक और अच्छा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। इसके आर्ट डायरेक्टर थे समीर चंदा। जी जी। बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे वो, और यंग एज में उनकी डेथ हो गई एक तरह से। तो एक बार मैं सज्जनपुर गया सतना से, ऐसे ही फिल्म रिलीज़ होने के बाद। तो सज्जनपुर की दीवारों में सब जगह लिखा था वेलकम टू सज्जनपुर, वेलकम टू सज्जनपुर। और मैं चाय दुकान में पहुंचा तो वहाँ डीवीडी वगैरह बिक रही थी। मैंने कहा सज्जनपुर का है क्या, तो बोले नहीं, बिक गए, सबके सब बिक गई। अच्छा। तो आपको चाहिए तो हम मंगवा देंगे। तो एक बुढ़ा वहाँ बैठा था, उसने कहा कि ये लोग सब यहाँ गांव में शूटिंग कर लिए हमारे, और गांव के एको मनई को नहीं दिखाए। अरे क्या बात है। तो फिर आपने फिर क्या किया इसके लिए? बताओ ऐसा तो है, और कहे वही जो घर दिखाए वो हमारे पड़ोस का तो घर है। हाँ, और हमें फिल्म नहीं दिखाई। और अब किसी को नहीं, गांव में एक आदमी भी नहीं मिला इनको जिनको छोटा काम दे देते। बच्चे को भी तो दे सकते थे क्या किसी। बात है जी, बिल्कुल सही। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ ये तो उन लोगों ने गलत किया है भाई, जबकि वो हमने वहाँ शूट ही नहीं किया था। जी जी जी। हमने हैदराबाद रामूजी राव स्टूडियो में सेट बनाया था समीर ने। हैदराबाद में? हाँ, ओके। रामूजी राव स्टूडियो में सेट बनाया था। जी, मैं फोटोग्राफ ले गया था, मैंने दिखाया था उसको। तो पर उस बुढ़े को लगा कि सचमुच में हमारा ही गांव है, इतना करेक्ट सेट बनाया था समीर इतना ने। जीवंत था वो इतना जीवंत चित्र। था। बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ी अच्छी घटना लगी। और हमें उम्मीद है कि ये दिलचस्प बातें हमारे श्रोताओं को भी बड़ी अच्छी लग रही होंगी। कि आपने जिक्र किया है कि इसमें बघेली में भी संवाद थे, जी। तो क्या कुछ संवाद याद हैं, आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को यहाँ पर? ठीक तो संवाद याद नहीं है, मुझे याद नहीं आएंगे अभी। जी। पर बघेली एक मीठी भाषा है। हम पंचन कहत रहें ना, ऐसा न होई, काहे न होई भाई, अरे हम कह दिए ना होई तो ना होई।
तो ये जो टोन है, ये जो लय है, एक तो हमारे देश की बोलियां कमाल की हैं और सिनेमा और नाटक के लिए बोलियां बहुत ज़्यादा सशक्त हैं, जरूरी भी है जी। मैं धृष्टता करते हुए बोलूँगा कि हिंदी में वो सामर्थ्य नहीं है। हिंदी थोड़ी अभिजात्य की भाषा है, नाटकीयता नहीं है, जो ब्रिज में है, जो अवधी में है, जो भोजपुरी में है, जो हरियाणवी में है, जो हैदराबादी में है जी। अगर सोचिए कि दंगल फिल्म हिंदी में बनती तो कैसी लगती, हरियाणवी में कितनी अच्छी लगती है वो जी, वो अपनापन, एक जुड़ाव सा होता है। जी जी जी। तो बोलियों पे मैं बहुत काम करता हूँ। मैंने करीब 12-13 फिल्में लिखी हैं, फीचर फिल्में, उसमें से 12 फिल्में मैंने बोलियों पे लिखी है जी। भवंडर मैंने राजस्थानी में लिखी, जगमोहन मुंद्रा ने डायरेक्ट किया था। जी हाँ। सदाशिव अमरापुरकर, शबाना आजमी, ये सब लोग उसमें काम कर रहे थे। जी। तो बोलियां का इस्तेमाल करना चाहिए सिनेमा में, अब तो करने लग गए हैं लोग, लेकिन मैं इसके लिए बहुत पहले से कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या समर फिल्म में भी कुछ बोलियों का इस्तेमाल था जी, समर फिल्म बुंदेलखंडी में बनाया था हम लोगों ने, और बुंदेलखंड, सागर, छतरपुर, पन्ना, तो बुंदेलखंडी में हमने 2 फिल्में बनाई हैं। एक तो समर मैंने लिखी हैं जो, एक समर और दूसरा कटहल। वो बहुत ही बढ़िया बोली लगती है मेरे को, और वो जो डायलेक्ट है बिल्कुल खुद को जोड़ लेते हैं हम सब, जोड़ लेते और हैं ये बोलियां हम सब के मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहाँ पे थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी बोलते हैं। जी जी जी। तो बहुत प्यारी लगती हैं। बहरहाल बात चल रही थी वेलकम टू सज्जनपुर की। श्याम बेनेगल जी ने आपको आइडिया, आपको बोला कि आप जाइए, आपने कहा कि हम जा रहे हैं गाँव और वहाँ से लिख के लाएंगे, तो उनका क्या कुछ दखल था कि जो आप लिख के लाए उसको पूरी तरह से उन्होंने अप्रूव किया? नहीं, वो श्याम बाबू का ये है कि श्याम बाबू के साथ मेरी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है जी। हमारी सोच एक जैसी है, जैसा श्याम बाबू सोचते हैं मैं उसी लाइन पे सोच सकता हूँ जी। तो हमारे बीच में ऐसा विवाद नहीं होता है या कोई ऐसा, हाँ इम्प्रूव जरूर करते हैं वो चीज़ों को, जी जी, जोड़ते हैं उसमें कि ऐसा कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छे सजेशन देते हैं जिससे नाम मेरा होता है, तो सजेशन श्याम बाबू के रहते हैं बहुत सारे जी। और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है मेरा, मैंने उनसे काफ़ी सीखा, वो एक तरह से मेरे गुरु हैं जी। और बहुत सारी फिल्में आपने की उनके जी साथ। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि श्याम बेनेगल के साथ इतनी सारी फिल्में की हैं और जिक्र भी उनका है, तो उनके लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर। तो हाँ, प्रेम का एक गीत है उसमें जी, कि क्या नाम है उस गाने का, रहमन इश्क का धागा रे, कभू मत चटकाना रे, चटक जाए जुड़ना मुश्किल, जुड़े गांठ पड़ जाना रे। ये रहीम का एक दोहा था, रहमन धागा प्रेम का, हाँ, मत तोड़ो चटका। तो मैंने इसको मुखड़े को लेके एक गीत लिखा है जो प्रेम का मुझे बहुत अच्छा गीत लगता है जी और श्याम बाबू को भी बहुत पसंद आया वो गीत। शांतनु मोइत्रा ने म्यूजिक किया है, जी उनको भी बड़ा पसंद आया, तो वो गीत अगर सुनाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। तो सुनते हैं ये गाना। जी जी जी। आपने गीत का जिक्र किया और हम सभी जानते हैं कि आपने फिल्में तो लिखी ही, साथ में गाने भी लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं जी जी और जी। एक्टिंग भी की है। जी तो जी। इन तीनों विधाओं में आपकी प्रिय विधा कौन सी है? और साथ में ये भी बताइए कि आगे गाने लिखने का सिलसिला आपने क्यों बंद कर दिया? मैंने गाना मैं लिखना चाहता हूँ, पर मुझे दिक्कत क्या होती है कि तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं वो अपनी धुन पहले बनाते हैं जी और आपसे कहते हैं उस धुन पे आप गाना लिखिए, तो मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मैं गाना लिखता हूँ, आप उसकी धुन बनाइए, मुझे ये ज़्यादा करेक्ट लगता है। तो इस वजह से मैं कम गाने लिखता हूँ। तो जितने भी गाने मैंने लिखे हैं पहले मैंने लिख लिए, फिर उसको ट्यून किया म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने। शांतनु मोइत्रा ने वेलकम टू सज्जनपुर में मेरे 3 गाने लिए, फिर वेल्डन अब्बा में मेरे 3 गाने लिए, राम संपत ने मेरे गाने लिए कटहल में। जी जी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं जी। कि मैंने एक दुर्गा नाम की फिल्म लिखी थी, टेलीफिल्म थी, वो बासु चटर्जी डायरेक्टर थे, तो वो छत्तीसगढ़ी में लिखा था मैंने, छत्तीसगढ़ की कहानी थी। तो एक बार जब मैंने लिखा था तो स्टार्ट होता है एक गाने से, तो मैं वो गाना छत्तीसगढ़ का एक लोकगीत है जिसको मैंने लिखा था अपनी तरह से बना के जी। कि तिरिया जन्म झनी दे
रे सुअना तिरिया जन्म झनि दे। हे सुना, सुना गीत होता है, सुआ तोते की पूजा करते हैं और गाते हैं ये। जी। तो मैंने वो गीत लिखा था। तो मैं बासुदा ने एक बार मुझे अपने घर बुलाया, तो मैं गया, तो मैंने देखा वहाँ एक आदमी कुर्ता पाजामा पहने बैठा हुआ है, जी। सफ़ेद। तो बासुदा ने परिचय कराया, ये सलील चौधरी हैं। जी। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने प्रणाम किया, क्योंकि सलील चौधरी बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर। जी। तो सलीला ने कहा कि मैं इस पे म्यूज़िक कर रहा हूँ दुर्गा का। जी। तो ये जो गाना आपने लिखा है कहाँ का गाना है, कैसा गाया जाता है, ज़रा गा के बताइए। तो मैंने उनको गा के सुनाया। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे भी एक गाने को सलीला ने संगीत दिया है। कंपोज किया, क्या बात है, बहुत अच्छी जी, बात जी। है। अब हम उसकी बात कर रहे हैं जी। जो आपके करियर का मील का पत्थर है जी। मेरे नज़रिए से। जी। वो है भारत, भारत एक खोज। जी। 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 वहीं से आपके करियर की शुरुआत हुई। जी। 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 और भारत एक खोज कैसे जुड़े इस सीरियल से? हमें याद है कि हम सब रामायण सीरियल देखते थे, उसके जस्ट बाद या थोड़ी देर बाद ये टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पर, और हम सब बाकायदा सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ जाते थे देखने के लिए, और कर्फ्यू जैसा माहौल होता था। जी। जी। तो जी। कितना कठिन था, कितना चुनौतीपूर्ण था ये आपके लिए? भारत एक खोज एक बहुत ही अच्छा काम है श्याम बेनेगल का, कि पूरी संस्कृति को, 5000 साल की भारतीय संस्कृति को एक सीरियल में ढालना, और वो काम उन्होंने बहुत कमाल का किया है देखा जाए तो। जी। और बड़ी मेहनत से बनाया उन्होंने, 52 एपिसोड। जी। उसमें नितिन देसाई का सेट था जो काफ़ी कमाल का था, और भी उसमें संजय लीला भंसाली असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे। जी। 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 और बड़े बड़े कलाकार जुड़े हुए थे। जी। और मेरा सौभाग्य कि मुझे लिखने का, हिंदी डायलॉग लिखने का मौका मिला। जी। जी। तो उसमें बसंत देव साहब थे जो बहुत बड़े राइटर थे, सुनील शानबाग, शमा जैदी। तो हम 4 लोगों की टीम थी, और हम लोग आपस में बातचीत करते थे, विचार विमर्श करते थे और लिखते थे। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरियल हो गया, उससे मुझे काफ़ी शोहरत मिला। आज भी लोग मुझे याद करते हैं तो भारत एक खोज नाम लेते ही उन लोग मेरे को मानने लगते हैं। जी। जी। तो ये सबसे, मतलब सबके लिए बहुत ख़ास बात है कि भारत एक खोज के लेखक से हम बात कर रहे हैं। हमें भी बड़ा गौरव सा महसूस हो रहा है। कुछ सीरियल्स भी आपने लिखे दूरदर्शन के लिए। जी। जी। उन सीरियल्स का आप जिक्र कीजिए। जैसे फ़र्ज़ एक सीरियल था। फ़र्ज़ एक सीरियल था जो दूरदर्शन में आया करता था। अमरावती की कथाएं। अमरावती की कथाएं श्याम बेनेगल का निर्देशन है। जी। मैंने पटकथा, संवाद और गीत लिखे हैं उसमें। जी। और वो शंकर मंची साहब की कहानियां हैं, जो अद्भुत कहानियां हैं। जी। तो वो अमरावती में कभी रहे थे, तो अमरावती के छोटे छोटे लोगों पे उन्होंने कहानियां लिखी थी। जी। जी। तो उस पर हमने सीरियल बनाया, और मेरा प्रिय सीरियल है वो। जी। मैं उसको अभी भी देखता रहता हूँ और लोगों को दिखाता रहता हूँ। जी। उसमें बहुत सारे कलाकारों ने काम किया, रघुवीर यादव, राजेश्वरी, रवि झांकर। जी। जी। तो मेरे लिए अच्छा, मैंने भी उसमें काफ़ी एपिसोड में एक्टिंग किया है जी। अमरावती कथाएं में। तो इन दिनों आपकी क्या व्यस्तताएं हैं? कोई नई फिल्म लिख रहे हैं? इन नई दिनों हम सीरीज? लोग नई फिल्में लिख रहे हैं, 2 नई फिल्में पे हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, मैं और यशोवर्धन, और यशोवर्धन की वाइफ नियति जोशी। जी हाँ। तो हम तीनों मिलके कुछ कहानियों पे काम कर रहे हैं, 2 कहानियों पे, जी। जो हम लोग जल्दी ही बनाएंगे, क्योंकि वो कहानियाँ लोगों को पसंद आई हैं, प्रोड्यूसर्स को। तो हम लोग उस कहानी को पूरा कर लें और फिर उसको हम लोग शूट करेंगे। जी। अपने श्रोताओं को बता दें कि यशोवर्धन आपके सुपुत्र हैं जिन्होंने कटहल का निर्देशन किया था। जी। 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 और कटहल फिल्म से सभी वाकिफ़ हैं क्योंकि हमने इस कार्यक्रम में जिक्र भी किया। और अब चलने से पहले, कार्यक्रम के समापन से पहले, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? देखिए, एक गाना है जो सबकी जय करता है, जय हो। जय हो। जय हो एक ऐसा गीत है जो बड़ा भारतीय कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट है, जी हाँ। पर ये दुनिया भर के लिए है कि दुनिया भर की जय हो।
जी, गुलजार साहब ने लिखा, गुलजार साहब ने लिखा है, AR रहमान का सुखविंदर साहब ने गाया है, रहमान साहब का संगीत है। और इस गाने के लिए गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड मिला, ग्रैमी अवार्ड मिला। तो जय हो ज़रूर आप सुनाइए। जी, सुनते हैं ये गाना, सुनते हैं यही गाना। जी। क्या आप गुनगुनाना चाहेंगे 2 लाइन? लोक शैली में कोई गीत आप गुनगुनाते रहें या कोई गाना अलग से? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई मैं अपना ही लिखा कोई गीत सुना सकता हूँ जी, जो, आप खुद गाकर। हाँ मैं खुद गा के सुनाता हूँ। एक गीत है जो ये मैंने सीरियल के लिए लिखा था। देखो सखी वैद्य ये है बड़ा ही अनाड़ी, देखो सखी वैद्य ये है बड़ा ही अनाड़ी, समझ न पाए मुझे क्या है बीमारी, समझ न पाए मुझे क्या है बीमारी, नजरिया की मारी हूँ मैं नजरिया की मारी, देखो सखी वैद्य ये है बड़ा ही अनाड़ी। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ये ख़ास बात ये लगी कि हमारे श्रोताओं को शायद पता नहीं रहा होगा कि एक बेहतरीन लेखक, बेहतरीन गायक भी हैं और आपके लेखन के पीछे ये भी छुपा हुआ है, ये कला भी छुपी हुई थी कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। बहुत अच्छा लगा अशोक मिश्र जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी दिलचस्प बातें हमारे श्रोताओं से की, हमें बहुत खुशी हो रही है। आपका बहुत बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले शांतनु मोइत्रा जो बहुत बड़े संगीतकार हैं, कंपोज़र हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने लगे रहो, मुन्ना भाई और 3 इडियट्स, परिणीता कमाल की फिल्में की हैं उन्होंने। हाल ही में मुजीब किया था, श्याम बेनेगल की फिल्म। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी ऐसे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे जो म्यूज़िक कंपोजर जो मैं बना हूँ उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है, बहुत खुशी हुई जानकर। और दिन भर हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो बजता रहता था, विविध भारती, सुगम संगीत, सवेरे से हम भक्ति संगीत सुनते थे, फिर कुछ सुनते थे और मैं स्कूल से आने के बाद फिर सुनता था जी। क्या तो वो मेरे ज़िंदगी में, तो देखिए रेडियो का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है हम सबकी लाइफ में। रेडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? रेडियो मेरे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं बचपन में रेडियो ही एक साधन था दुनिया से जुड़ने का। तो मैं समाचार सुना करता था, एक तो आकाशवाणी में जी, और अशोक वाजपेयी एक वो हुआ करते थे न्यूज़ रीडर। अशोक वाजपेयी ही नाम था, 2-3 न्यूज़ रीडर थे उस ज़माने में। तो उसमें अशोक वाजपेयी भी थे एक जी। तो मैं उनकी आवाज़ में न्यूज़ पढ़ने की कोशिश किया करता था और लोगों का मनोरंजन करता था। जी जी। तो देवकी नंदन, अशोक वाजपेयी, ये सब उस समय हुआ करते थे, समाचार पढ़ते थे। जी जी। तो बचपन से रेडियो देखते थे हम लोग, सुनते थे जी। और गाने और कल्पना करते थे। फिल्मों के गाने जब बजते थे तो हम कल्पना में हम उस फिल्म को देखते थे जी जी कि ये कैसी होगी फिल्म। हमको हीरो हीरोइन अपनी नज़र से दिखाई देते थे, फिर हम फिल्म देखने जाते थे वो। जी जी। तो और गाने इतने इम्पोर्टेंट काम किया है रेडियो ने, क्लासिकल म्यूज़िक को, फोक म्यूज़िक को। कितने सारे सिंगर्स, कितने सितार वादक, वीणा वादक, गायक शास्त्रीय संगीत के, सबको रेडियो की वजह से सब महान बने। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे लिए वो बड़ी प्रेरणा थी। हम सब सुनते थे रेडियो और अभी भी सुनते हैं कि चलिए, चाहे ये दूरदर्शन आ गया उसके बाद, फिर और भी माध्यम आते चले गए, पर रेडियो की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी कल्पना को विकसित करता है। बिल्कुल, रेडियो हर वक्त का 24 घंटे का साथी होता है। तो और यादों का कारवां है रेडियो। जी। विविध भारती तो यादों का कारवां है। वो गीत लेके आता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिल्म भूल जाते हैं, कहानी भूल जाते हैं, गाने हमको याद रहते हैं। जी। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।